बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिन। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उन्होंने बहुत अहम खिताब किया और इस खिताब में उन्होंने जिसे कहते हैं हर तरफ जहां मुक़्तदर इदारों को पैगाम दिए वहीं पर सियासतदानों को और अपनी इत्तेहादी हुकूमत को पैगाम दिए। बहुत अहमियत की हामिल ये गुफ्तगू थी। ये पैगाम बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस अंदाज में दिए, क्या ये एक पैगाम रसानी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, क्या ये पैगाम रसानी थी इस्टाब्लिशमेंट को, या फिर आने वाले दिनों के हवाले से जो मामलात हैं जिसमें हमें ऐसा लगता है कि बिलावल की गुफ्तगू से ऐसा तासुर जाता है कि ऑल इज़ नॉट वेल बिटवीन PMLN एंड पीपल्स पार्टी। इस सारी सूरत हाल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ लेंगे और बिलावल ने जो मुज़ाकरात की बात की है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी मौक़िफ़ लेंगे। और प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट में बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने आज GHQ का अलविदाई एक तरह से कह सकते हैं कि दौरा किया है, जहाँ शोहदा की फैमिली से मुलाकात की है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अफगानिस्तान के मामले पर एक पॉलिसी स्टेटमेंट पेशावर में जो है मशरान से मुलाकात के दौरान दिया है, वो बहुत अहमियत का हामिल है, उस पर बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चूँकि इनिशिएट किया है मामले को, तो गुफ्तगू का आगाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही सीनियर रहनुमा नय्यर हुसैन बुखारी साहब से करना था। लेकिन ज़रा पहले आपको सुनवाते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कौमी असम्बली में गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, सुनिए। जहां मैंने सदर जरदारी को और मियां नवाज शरीफ को अपील किया कि मियां साहब को और जरदारी साहब को ऐसे फैसले लेना चाहिए जिससे मेरे लिए और मरियम शरीफ साहिबा के लिए आगे जाके सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। जिस तरीके से हम चल रहे हैं, ऐसे लगता है कि हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि जो 30 साल आप लोगों ने सियासत भुगता है, वैसे ही आप चाहते हो कि आगे जाके 30 साल हम सियासत करें। नाजरीन, बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत अहम बात की और वो इस नुक्ते पे मुखातिब थे अपने बड़ों से। इसके अलावा उन्होंने रेड लाइंस की बात की, उन्होंने इदारों की मुदाखलत की, कौमी असम्बली में बात की। नय्यर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है। नय्यर हुसैन बुखारी साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने दोनों बड़ों, खासकर मियाँ नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के लिए जो पैगाम छोड़ा है, आप उससे इत्तफाक करते हैं? शुक्रिया अरन साहब। देखें, गुजारिश यह है कि हर दौर के अपने तकाजे होते हैं। जब कायदे अवाम जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, तो उस वक़्त जो महरूम और महकूम तबकात थे उनके इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए रोटी कपड़ा और मकान की बात कायदे अवाम ने की थी। बिल्कुल ठीक है। आज जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वो बड़ा वाज़े कहा कि 30 ईयर्स एज से लो 65% पॉपुलेशन है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो 60 साल की उम्र से नीचे के लोग हैं, जो 30 साल की उम्र से नीचे के लोग हैं, उनकी ऑलमोस्ट 60% से अबव है उनकी पॉपुलेशन। तो वी नीड टू एड्रेस देयर इश्यूज। ये तो बड़ी दुरुस्त बात की। बिल्कुल। आज के तकाजे ये जो हैं कि नौजवान नस्ल के लिए आप अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम दें, ये अशद ज़रूरत है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान का नौजवान मायूसी का शिकार हो जाए। सही। उसको एक रोशन मुस्तकबिल दिखाने की ज़रूरत है। सही। तो मैं समझता हूँ कि चेयरमैन बिलावल ने बड़ी दुरुस्त बात बहुत अहम बात की है। सर, एक और अहम नुक्ता उन्होंने कहा कि नया ना सही पुराने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर बैठ जाएं। तो क्या आपको ये लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अवाम को या पार्लियामान के फ्लोर से ये बता रहे थे कि जिन दो फरीकैन के दरमियान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, ये ओपन थिंग कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बीबी शहीद और मियां नवाज शरीफ साहब बैठे थे, तो दोबारा वो याद दिला रहे हैं कि पुराने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर बैठ जाएं? तो क्या इसका मतलब ये हुआ, या हम ये अखज़ करें, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या पुराने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर भी पूरी तरह अमल दरामद नहीं करने का एतराफ़ है ये बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब? बिलाशुबा ये देखे ना, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है उस पर उसकी जितनी प्रोविजंस थी या जितनी शिकें थी उस पर तो अमल दरामद नहीं हो सका। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल
और मुस्लिम लीग ने भी इससे पहले भी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, आज से कोई 1.5 साल पहले, कि हम दीगर जमातों को भी इसमें शरीक करें। सही। और उसमें पीपल्स पार्टी ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की और नून ने भी की और उनकी मीटिंग्स भी हुई, लेकिन समहाउ वो ज़्यादा आगे चल नहीं सकी। सही। और वो ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हम जो 90s की पॉलिटिक्स थी उससे बहुत कुछ सबक सीखा उस वक़्त की क़यादत ने। सही। और उन्होंने ये फैसला किया कि जो स्टेट ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। वो जो दूसरे के मामलात में इंट्रूड करना है वो मुनासिब बात नहीं। सही। तो उस पर इत्तफाक होना चाहिए पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान। सही। तो आपके ख्याल में पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान जब दो पार्टियों के दरमियान इत्तफाक राय नहीं हो पा रहा, तो अगर मजीद पॉलिटिकल पार्टीज को आप इसमें ऐड करेंगे तो फिर क्या इत्तफाक राय हो पाएगा? भाई थोड़ा सा आप करेक्शन कर लें, बात इत्तफाक राय की नहीं है, बात इम्प्लीमेंटेशन की। अच्छा, इत्तफाक राय नहीं, इम्प्लीमेंटेशन। इत्तफाक राय तो हमारा हुआ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में नाकामी हुई। और हाँ, इन टोटल इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, लेकिन हम चाहते हैं कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो और दीगर जमातें भी अगर उसमें शरीक हो जाएं, सही, तो एक बेटर रिजल्ट हमारे सामने आएंगे। सही। आप देखें कि हर पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो 100% तो उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ ना कुछ परसेंटेज रह जाती है, और हम समझते हैं कि जो परसेंटेज रह गई जिस पे हम अमल दरामद नहीं कर सके, दीगर जमातों को भी शामिल करके हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को एक्सटेंड कर लें। बिल्कुल ठीक है। आपने बहुत अच्छी बात की कि दीगर जमातों को भी शामिल करके हो सकता है आपने जिन नुकात पर इत्तफाक किया है उस पर अमल दरामद आसान हो सके। एक और अहम नुकता, चूंकि मुखालफीन या बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इल्ज़ाम लगाती है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ पे मौरूसियत का, और बिलावल ने अपनी तकरीर में जो जिक्र किया, उन्होंने कहा कि हमारे बड़ों ने जिस तरह के फैसले किए हैं वो अगली 30 साल की सियासत को भी पिछली 30 साल की सियासत की तरह चलाना चाहते हैं, और वो एक अच्छा जिसे कहते हैं मुस्तकबिल मुझे या मरियम को नहीं दे रहे। सर, ये जो मौरूसी सियासत वाला मामला है इसको आप कैसे देखेंगे? देखें, एक तरह से बिल्कुल जिसे कहते हैं बॉल प्रोवाइड की है उन्होंने अपोजिशन को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में सब कुछ बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज ही हैं। नहीं, देखिए, गुजारिश ये है कि मौरूसी सियासत दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी सियासत में लोग, सियासतदानों के बच्चे सियासत में आते हैं, बिजनेसमैन के बच्चे बिजनेस में आते हैं। सही। आर्म फोर्सेस के बच्चे आर्म फोर्सेस में चले जाते हैं। सही। वकला के बच्चे वकालत के शोबे में चले जाते हैं। तो ये आप मौरूसियत उस तरह न गिने इसको। सही। लेकिन कि जो पॉलिटिकल फैमिलीज के लोग फ्यूचर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो वो उनके एफर्ट्स हैं, बिल्कुल वो उनकी चॉइस है। लेकिन जो चेयरमैन बिलावल ने बात की, उन्होंने बड़ा वादे कहा कि सियासत में बुनियादी बात है टॉलरेंस की। बिल्कुल ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज को और पॉलिटिकल पर्सनालिटीज को बुनियादी बात जो ज़हन में रखनी चाहिए वो टॉलरेंस और अगले के व्यूज को वेटेज देना, एक्सेप्ट करना, सही, डिसएग्रीमेंट भी करना, सही, लेकिन इन अ सॉफ्ट मैनर। सही। हमारी मुखालफतें होती हैं, हमारी दुश्मनियां नहीं होती। सही। अच्छा नैयर बुखारी साहब, हालिया जो लेजिस्लेशन हुई हमें एक डिस्कम्फर्ट नजर आया बिलावल की तकरीर में, तो आप समझते हैं कि विद इन पीपल्स पार्टी सिर्फ रजा रब्बानी साहब हालिया कानून साजी पर एतराज़ात नहीं रखते, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी के भी एतराज़ात हैं जिस अंदाज में हालिया दिनों में कानून साजी हुई है, लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी का एक कलेक्टिव फैसला है इसलिए पीपल्स पार्टी उस फैसले के साथ आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। देखिए जी, रजा रब्बानी साहब क्योंकि पार्लियामेंट में थे, उन्होंने कहा इवन जो लोग पार्लियामेंट में नहीं है पीपल्स पार्टी के, उनका मौक़िफ़ भी है, जो फॉर्मर MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, उनका मौक़िफ़ भी है कि हेस्ट में लेजिस्लेशन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक।
अच्छा सर, प्रॉपर प्रोसीजर्स प्रोवाइडेड है अंडर द रूल्स वो फॉलो होने चाहिए, और बिलावल ने भी इस पे एक अपना डिस्कम्फर्ट एंड सेनेट उनको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिलावल ने भी अपना एक डिस्कम्फर्ट शो किया कौमी असेंबली में अपनी तकरीर के दौरान, बड़े खुले लफ्जों में नहीं लेकिन दबे लफ्जों में। सर, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई नाम प्रोवाइड किए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामों को अहमियत मिलने का कोई इम्कान आपको नजर आता है? बिल्कुल, नाम हमने सजेस्ट किए, मेरी क़यादत ने किए हैं। कौन कौन से नाम है सर? लेकिन हमारा ये फैसला है कि जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनकी लीडरशिप कंसेंसस डेवलप करेगी। अब कंसेंसस किस वे डेवलप करता है, ये लीडरशिप का काम है। सही। तो वी होप सो कि कंसेंसस से नाम जो अब नैयर साहब आखिरी 24 घंटे रह गए हैं, आखिरी 24 घंटों में नैयर साहब कोई एक आध नाम हमसे शेयर करना चाहेंगे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से शेयर किया हो? देखिए रिंद साहब, गुजारिश ये है सर कि ये डोमेन सिर्फ लीडरशिप का है। बिल्कुल ठीक है, ये प्रेरोगेटिव लीडरशिप का है। मुझे इल्म है, सही, मेरे नॉलेज में है, हम कंसल्टेशन में है, सही, लेकिन मैं जो क़यादत का प्रेरोगेटिव है उसको प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता। चले, मैं सिर्फ एक सादा सा सवाल करके आपसे 30 सेकंड्स में थैंक यू करना चाहूंगा। आपके ख्याल में कोई सियासी शख्सियत पीपल्स पार्टी नॉमिनेट करने जा रही है या कोई टेक्नोक्रेट? देखिए, हमारे पास सियासी शख्सियात भी थी, ठीक है, सिविल सर्वेंट भी थे, टेक्नोक्रेट भी थे, ठीक है, तो एक से जायद नाम उस पर क्या डेलिब्रेशन होती हैं लीडरशिप की। ठीक हो गया। नैयर बुखारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का जो कौमी असेंबली से खिताब था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाज़े ओपिनियन, जिस तरीके से बहुत से मामलात पे बिलावल ने एक क्लियर स्टांस लिया, नैयर हुसैन बुखारी साहब ने भी उन बातों को उसी अंदाज में रखा, उन्होंने किसी बात से बैक करने की कोशिश नहीं की। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो बिलावल का जो मुज़ाकरात की दावत है और निगरान हुकूमत के मुताल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ है, लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बिलावल भुट्टो जरदारी का जो कौमी असेंबली से खिताब था उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख़ासकर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल क्या ओपिनियन रखते हैं उस पर बात कर रहे थे। ब्रेक के बाद भी इसी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें एडिशन रखेंगे और एडिशन में खासकर इसलिए रखेंगे कि केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अब भी एक सवालिया निशान है। इस सारी बिलावल की जो तकरीर है कौमी असेंबली की और केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर का जो मामला है और इंतखाबात पर जो सवालिया निशान है उस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ जो मौजूद मेहमान शरीक गुफ्तगू होंगे, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब वीडियो लिंक पर हमारे साथ हैं और राना एहसान अफजल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से स्टूडियो में हमारे साथ हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद से। हुमायूं साहब, एक बार फिर एक उम्मीद हो चली है, बिलावल ने जो स्पीच की है उसमें फिर एक पॉजिटिव मैसेज है। जहां उन्होंने PMLN के लिए मैसेजिंग की है वहीं पर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एक बार फिर एक तरह से कहें कि मुज़ाकरात की दावत दी है। तो आप उसे पॉजिटिवली देखते हैं या आप उसके समझते हैं कि पॉजिटिव नहीं है? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया। देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें हमेशा पॉजिटिव है। इफ़ यू इनवाइट द पॉलिटिकल पार्टीज इन जनरल, जब आप उनको बुलाते हैं और उनसे नेगोशिएशंस करते हैं, ये होते हैं। लेकिन अब सवाल उठता ये है कि क्या ये खाली गुफ्तार की हद तक है या क्या ये वाकई इसके अंदर सीरियस है? अच्छा, अगर आप अगर मुझसे पूछे अगर ये उनका एकदम सीरियस है तो फिर हमें वो स्टेप्स नजर आना चाहिए। अच्छा, स्टेप्स नजर आने में दो तीन चीजें हैं। अगर आप देखें इस वक्त चूंकि वो गवर्नमेंट का हिस्सा है, चाहे वो इस वक्त में वो केयर टेकर गवर्नमेंट है, उनमें उनके मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने खुद कहा हुआ है कि जी 3 हमारे 6 तुम्हारे, फलाने उतने। इसी तरह पंजाब में स्टेक्स पूरी तरह बीच में हैं और इसी तरह केपी में तो वो लोग बैठे हुए, ठीक है। केपीके में तो मैंने बताया ना कि केपी में तो वो लोग उन लोगों के मिनिस्टर सारे। तो सबसे पहले अब एग्जाम्पल पिछले दिनों कल परसों तरसों जो PTI का बंदा अगर झंडा लेकर भी बाहर निकला है और उन लोगों ने पकड़ के अंदर कर दिया, पुलिस ने अंदर कर दिया, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो इस्लामाबाद हो, हर जगह पे उन्होंने। आप कह रहे हैं CBMs नजर नहीं आ रहे? नहीं जी, दिस इज नॉट इवन CBM जी, दिस इज टोटली अगले को आप बुलशिटिंग कर रहे हो और साथ कह रहे हो कि आके वो मैं बात करो। अच्छा, जो बात अच्छा, वो बात सही है, तो उस बात के आगे उसके बगैर गुजारा नहीं है। इस मुल्क ने अगर आगे बढ़ना है तो ये याद रखें कि मुज़ाकरात में और मुज़ाकरात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
probably is one of the most important player, if not the most. इसमें कोई दो राय नहीं है हुमायूं साहब। अब सिर्फ दूसरा सवाल आपसे करना चाहूंगा कि अगर कौमी असेंबली में, अब ये अगर लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर पॉलिटिकल फैसला किया होता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली में मौजूद होती, तो आज केयरटेकर गवर्नमेंट की जो फॉर्मेशन है, चाहे वो वजीर आजम की तकर्री या कैबिनेट में, उसमें उसका एक इनपुट होता जो अभी हमें नजर नहीं आ रहा। अब केयरटेकर जो भी गवर्नमेंट आती है, हफीज शेख साहब आपकी हुकूमत में वजीर खजाना रहे, सेनेट का इलेक्शन ना आते तो मुमकिन है वो आखिर तक आपके वजीर खजाना रहते, और इस वक्त वो टॉप फेवरेट शुमार हो रहे हैं। तो क्या उनकी तकर्री अगर होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहेगी या समझेगी कि एक गैर मुतनाज़ा आदमी, एक जिसे कहते हैं अच्छा इकोनॉमिस्ट जो पाकिस्तान को इस वक्त चला सकता है, उस पर, हफीज शेख पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी तसल्ली इत्मीनान का इजहार करेगी या उस पर भी कोई ऑब्जेक्शन होगा? देखिए, मुझे नहीं पता कि पार्टी एज अ पॉलिसी क्या चीज निकालेगी। मैं आपको एक रफली एक तज्जिया बताता हूँ। वो ये है कि अगर आपने गवर्नमेंट चलाना है आपको, या केयर टेकर चलाना है आपको, डे टू डे डिसीजंस करने, आपको एक अच्छा ऐसा आदमी चाहिए जो अच्छा गवर्नेंस करने वाला हो। आपके ख्याल में हफीज शेख वो हैं? मेरा देखिए, हफीज शेख कुड बी अ वेरी गुड फाइनेंस गाय और नॉट, बट मेरा नहीं ख्याल कि फाइनेंस गाय जो होता है ना, वो एक अच्छा गवर्नेंस वाला बंदा होता है। यहाँ पे एक मिनट के लिए हुमायूं आपको एक मिनट के लिए रोकूंगा। राना एहसान अफजल को शरीक गुफ्तगू करेंगे। राना साहब, हफीज शेख साहब के बारे में बहुत पॉजिटिव नहीं लेकिन नेगेटिव भी रिमार्क्स नहीं है हुमायूं साहब के। उनका एक ओपिनियन है कि एक माशी टीम का माहिर सिर्फ जो है ना एक अच्छा गवर्नेंस नहीं कर सकता, ये उनकी ओपिनियन है। लेकिन बिलावल ने जो गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू में ऐसी झलक नज़र आती है कि सेम पेज अब पीपल्स पार्टी और PMLN का भी नहीं रहा। उन्होंने कहा कि नया ना सही पुराना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर ही बैठ जाएं। तो क्या इख्तलाफात पैदा हो गए हैं पीपल्स पार्टी के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, कोई ऐसे इख्तलाफात तो बिल्कुल भी नहीं हुए। कल मेरे ख्याल से काबीना का भी इजलास होगा, लेकिन सर तकरीर कुछ और बता रही है। देखिए, तकरीर अब जाहिर सी बात है, कोलिशन हुकूमत इख्तिताम पे है और डेफिनेटली जो एक सब इकट्ठे एक काबीना का हिस्सा थे वो ख़त्म होने जा रहा है। तो इसके बाद हर पार्टी अपनी जो है वो लाइन टो कर सकती है और हर कोई अपने ख्यालात, मतलब वो जो अच्छा है उसमें वो साथ होंगे, जो बुरा है वो आपके खाते में, तो वो इंडिपेंडेंटली वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। लेकिन एज सच कोई इख्तलाफ जो है वो मेरी नॉलेज में नहीं है कि जो पीपल्स पार्टी के साथ। लेकिन गुफ्तगू में तो हमें नजर आ रहा है कि केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर पे आर्म ट्विस्टिंग ज्यादा तो नहीं कर रहे आप लोग पीपल्स पार्टी? देखिए, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर पे तो कल जो है फाइनल कंसल्टेशन ऑपोजिशन लीडर के साथ है और कल विद इन टाइम जो है प्राइम मिनिस्टर की माशी टीम का हिस्सा है, लिबर्टी लेते हुए कोई मईशतदान, कोई जिसे कहते हैं टेक्नोक्रेट, कोई जज या फिर कोई सियासतदान केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर? देखें, अभी ये सारे इस वक्त रेस में हैं, सारे रेस सारे जो आपने कहा, क्योंकि जब तक फाइनल नहीं होता, जब तक फाइनल नहीं, रेस इज ओपन, रेस इज ओपन और जितने लोग हैं उनके नाम कोई दर्जन भर हैं, कोई आधे दर्जन है, कितने? कोई आधे दर्जन से थोड़ा कम है, लेकिन ये कि मेरे ख्याल से काफी हद तक तो क्लोज डाउन हो चुका है। फाइनल फैसला फिर ऑपोजिशन लीडर के साथ। एक और बड़ा अहम नुक्ता है, चाहूंगा हुमायूं साहब 30 सेकंड में उस पर कमेंट करें और फिर उसके बाद आपसे भी उस पर कमेंट लूंगा। हुमायूं साहब, बिलावल ने एक बहुत अहम जुमला कहा। उन्होंने कहा मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी सोचें कि आने वाले दिनों में मुझे और मरियम को कैसी सियासत और कैसा सियासी माहौल देना है। तो मतलब वही विरासत वाला मामला एक आम आदमी के लिए पॉलिटिक्स नहीं होगी। 30 सेकंड्स में रिस्पॉन्ड कीजिएगा ताकि मैं राना साहब का कमेंट ले सकूं। आपने उसका बता दिया। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों, तुम लोग जो मर्जी कर लो, इस मुल्क के ऊपर अगर तुम लोगों के अंदर वो खून नहीं है तो तुम लोग हुकूमत नहीं कर सकते हो। उसके लिए या तुम्हारे पास विल होना चाहिए और विल किस क्या से हो, या तुम्हारा वो ब्लड लाइन होना चाहिए। ये आपको कह रहे हो। अच्छा, इन्होंने टोटल नेगेट कर दिया बड़े बड़े नाम जो पॉलिटिक्स में, जैसे शायद खाकान अब्बासी, जैसे पीपल्स पार्टी के पास रजा रब्बानी साहब, रजा रब्बानी साहब, ये इन सारों को उन्होंने नेगेट करके उन्होंने अपने आप को और मरियम सफदर को आगे कर दिया। और
कल को ये मरियम सफदर का बेटा जुनेद होगा और जुनेद के साथ वो किसी और का बच्चा होगा, वो वहां कर रहे होंगे। और ये राना अफजल साहब जैसे लोग, ये लोग उनके पीछे हाथ बांध के खड़े चले। मुझे राना साहब से रिमार्क्स लेने दें। हुमायूं साहब हुमायूं साहब 1 मिनट के लिए रोकूंगा। राना साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मतलब हम इसी विरासती सियासत हमारे लिए ये और आपके लिए, और हुमायूं साहब इस बात पे ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्रिटिसिज्म अभी तक सो फार एक शाह महमूद कुरैशी के केस के अलावा, या परवेज खटक साहब ने जिस जमाने में अपने रिश्तेदारों को अकोमोडेट किया था, एटलीस्ट चेयरमैन पीटीआई के बच्चे पॉलिटिक्स में नहीं है, वो उनका जिक्र भी विरासत पे नहीं करते। ये इल्जाम तो आप दोनों पे बहुत क्लियर है। नहीं देखें, हमारी जो फर्स्ट ईयर की लीडरशिप है उसमें एक नहीं दर्जन से जायद सीनियर लीडर्स हैं। लेकिन सिर्फ चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ही बनती है। नहीं, वो देखें जिम्मेदारी उनको कोई उनको मिठाई नहीं दी गई। ये बड़ी मेहनत वाला काम है। आपने पूरी पार्टी की तंजीम को ऑर्गेनाइज करना है। जफरुल हक, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफी, मेरे ख्याल से इनकी स्ट्रगल कोई मायने नहीं रखती, वो नहीं कर सकते पार्टी को ऑर्गेनाइज। सब लोग लीडरशिप के रोल अदा कर रहे हैं, मेन वजारतों के ऊपर हैं, पार्टी की क़यादत संभाले हुए हैं, बल्कि पाकिस्तान की क़यादत संभाले हुए हैं। यहाँ वो रोल दिया गया जिसमें खूब मेहनत की जरूरत है, और मरियम बीबी का बड़ा स्ट्रगल रहा है। आपने देखा मरियम के साथ। लेकिन मैं यहाँ एक बात इनको रिस्पॉन्ड करना चाह रहा था। यहाँ तो इन्होंने कहा, ये जो बात भुट्टो साहब ने की एक जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से की थी। उन्होंने अपनी पर्सनल या मरियम नाम लेके नहीं ना वो ली, लेकिन एक जनरेशनल पॉइंट वो बात कर रहे थे कि पुरानी जनरेशन या नहीं जो है वो कह सकते थे कि सियासत को खुर्शीद शाह साहब के लिए ठीक करें, ख्वाजा साद रफीक के लिए ठीक करें। लेकिन उनका कहने का मतलब है नौजवानों के लिए, नौजवानों का उनका मकसद था। लेकिन मैं उनकी बात से, नौजवानों से अल्लाह करे राना एहसान अफजल हूं, अल्लाह करे पीपल्स पार्टी से कोई मेहर साहब जो यंगेस्ट मैं कहना चाह रहा था कि पीटीआई ने तो पूरी पार्टी को निगेट कर दिया। पीटीआई चेयरमैन ने तो कहा कि मैं ही फैसले करूंगा। हाँ, ये पॉइंट आपका वैलिड है। मैं तो किसी बंदे को नॉमिनेट ही नहीं करूंगा, आप सारे सूखे बैठे रहो। ठीक है, मेरी क़यादत है, मेरी क़यादत नहीं है तो किसी की क़यादत नहीं है। चलें, रुकें। हुमायूं साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, खान साहब जेल में है, शाह महमूद कुरैशी साहब लीड कर रहे हैं, तो शाह महमूद कुरैशी साहब के पास भी उतनी ही अथॉरिटी या पावर होगी पीटीआई में जितनी खान साहब के पास थी, या फिर शाह महमूद कुरैशी साहब जेल से पैगाम आने का इंतजार करेंगे? देखें, जहां तक मुझे याद है वो इस तरह हुआ था कि जब खान साहब ने आखिरी जो उन्होंने डिसीजन लिया था विद रिस्पेक्ट टू हिज अरेस्ट और डिस्क्वालिफिकेशन और व्हाटएवर, ठीक है, उसमें उन्होंने कहा था कि एक उन्होंने कमेटी बनाई थी। बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि ये कमेटी डिसाइड करेगी, और उसकी बेसिक वजह ये थी कि कुछ पता नहीं है कि अगर वो किसी एक को नॉमिनेट कर लेते और उसको भी अंदर कर ले, उसको भी वो कर ले, तो फिर वो एक वैक्यूम बनना शुरू हो जाता है। तो उस वैक्यूम की बजाय उन्होंने आपकी गुफ्तगू से हुमायूं साहब एक तासुर ये मिल रहा है कि उन्होंने अपने बाद भी नंबर 2 नहीं दिया, एक कमेटी दी ताकि मामलात उन्हीं के पास रहें। तो फिर राना एहसान अफजल फाइनल फैसला भी इमरान करेगा। फिर राना एहसान अफजल का वो पॉइंट ठीक है, अगर इनके पास मौरूसियत है तो आपके पास डिक्टेटरशिप है। नहीं, देखिए, इस तरह होता है जो फर्ज करें इस वक्त अगर मियां नवाज शरीफ साहब कमेटी फैसला लेके इमरान के पास बताने दें। सर देखिए, अगर मैं लिंक पर बैठा हूं तो मैं जरा डिसएडवांटेज में, यू हैव टू गिव मी दैट लिवरेज, ठीक है। मैं बात करना चाहता हूं कि अगर मियां नवाज शरीफ बाहर बैठे, वो बाहर से फैसला कर रहे हैं, डिस्क्वालिफिकेशन के बावजूद सारी चीजें बाहर से हो रही है, तो जब तक वो लीडर होता है तो वो किसी हद तक कंट्रोल करता है। लेकिन अब मैं आपको बात बता रहा हूँ, एक सिचुएशन देखें, ये एक जरा डिफरेंट सिचुएशन है कि इस वक्त आपका चेयरमैन जो है वो जेल में और उसके पास एक्सेस नहीं है, ठीक है, एक चीज। नंबर 2, अब अगर वो शाह महमूद कुरैशी साहब या AYZ किसी को भी कर देते हैं और उसको जेल में डाल दिया जाता है, ये हुकूमत उसको डाल देती है जेल में, तो फिर वहां पे फिर एक और क्राइसिस आ जाती है। तो उसकी बजाय इट इज अ बेटर थिंग, इट्स मच वाइजर थिंग कि आप एक कमेटी बना लो एंड लेट द कमेटी मींस it is the collective wisdom of the party which will be working rather than an individual. So ये एक्चुअली आपकी बात को नेगेट कर रही है जो आप कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन एक को करने के उन्होंने एक कमेटी को एम्पावर कर दिया है, और वो कमेटी एज अ कलेक्टिव डिसीजन लेगी। इससे ज्यादा और चलें, ठीक है, आपकी नजर में ये इस तरह है, मेरी नजर में हो सकता है मुख्तलिफ हो। राना एहसान अफजल साहब, केयरटेकर कैबिनेट, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर,
सेटअप पे कोई एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों आपको क्लियरिटी है कि आप नवंबर में इंतखाबात देख रहे हैं या नवंबर से मामला आगे जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, मैं बड़ा इसमें मेरा क्लियर माइंड है कि क्या होने जा रहा है। देखें, जब सेंसस को आप नोटिफाई कर देते हैं तो आइन के मुताबिक डीलिमिटेशन का प्रोसेस मुकम्मल होगा तो तब आप इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। सही। ये कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है जिसको साल लग जाए, जिसको तो ये 3 से 4 महीने का प्रोसेस है। उसके बाद मैं इलेक्शंस देख रहा हूँ। दिसंबर के बाद फरवरी में, मैं मेरे ख्याल से दिसंबर जनवरी में मैं इलेक्शंस देख। चले हुमायूं साहब 30 सेकंड्स में रिस्पॉन्ड कीजिएगा, मेरे पास वक्त कम है। फरवरी तक इलेक्शन हो जाते हैं तो पीटीआई समझती है कि फिर भी बेहतर है नवंबर के बजाय? देखिए, ये जब भी करा लें पीटीआई को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं लेकिन एक बात बता दूं, टेक्निकली इलेक्शंस हो नहीं सकते अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन इस सीसीआई को मानती नहीं है, इसमें इलेक्टेड लोग नहीं बैठे हुए। नंबर 2, ये जो डीलिमिटेशन करेंगे उसको जब तक आईनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा। हुमायूं साहब सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, मैं स्टूडेंट ऑफ लॉ तो नहीं हूं। सीसीआई में मेरी मालूमात के मुताबिक यही पॉइंट जो आपने उठाया है कि 2 मुंतखब वज़राए आला नहीं थे, तो मैंने मालूमात ली कि बगैर उनकी मौजूदगी के किस तरह फैसला हो सकता है। तो उन्होंने ये मुझे बताया कि लीगल पोजीशन ये थी कि अक्सरियत से भी सीसीआई फैसला कर सकती है, और अक्सरियत में 3 मुंतखब लोग थे, प्राइम मिनिस्टर और 2 सूबों यानी बलूचिस्तान और सिंध के वज़राए आला, और उन्होंने इत्तफाक किया। तो इस वजह से ये वाला पॉइंट मैं आपका नेगेट करता हूं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे। आज वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने GHQ का अलविदाई दौरा किया, वहाँ उन्होंने यादगार शहदा पर हाज़िरी दी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने उन्हें वेलकम किया, और उसके बाद यादगार शहदा पर हाज़िरी देने के बाद वज़ीर आज़म जो है वो शहदा की फैमिलियों से मिले और शहदा के बच्चों में उन्होंने लैपटॉप्स तकसीम किया। बहुत अहमियत का हामिल ये दौरा था, लेकिन इससे ज़्यादा अहमियत की हामिल जो डेवलपमेंट थी वो गुज़िश्ता रोज़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की पेशावर में मशरान से मुलाकात थी, और पेशावर में जो कबायली इलाकों के लोग हैं और पेशावर के जो लोग हैं उनसे मुलाकात थी। और इस मुलाकात में जो 2 टोक मौक़िफ़, एक तरह से हम कह सकते हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मामले पर या अफ़गानिस्तान के मामले पर अगर हम कह सकें कि पाकिस्तानी फ़ौज का एक पॉलिसी स्टेटमेंट था, तो वो उन्होंने दिया, और उन्होंने वाज़े लफ्ज़ों में ये बता दिया कि मुज़ाकरात सिर्फ अफ़गान हुकूमत से होंगे और किसी जत्थे से बातचीत नहीं की जाएगी। कितनी अहमियत की हामिल ये गुफ्तगू है इन दिनों में, जब हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान के हवाले से और ख़ासकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान की वहाँ मौजूदगी के हवाले से जो पाकिस्तान का स्टैंड है उसे मज़ीद वाज़े किया है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपनी हालिया जो दौरा पेशावर है उसमें। इससे कबल भी ISPR जो है वो वाज़े बयानात जोब और शेरानी के अटैक्स के बाद दे चुका था, और बाजौड़ के हमले के बाद भी जो सूरत हाल है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन हालिया जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पेशावर का दौरा था और एक पॉलिसी स्टेटमेंट अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मौजूदगी के हवाले से, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस नवाज साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। कितनी अहमियत का हामिल देखते हैं आप आर्मी चीफ के पेशावर के दौरे को और उनका जो एड्रेस है मशरान से उनको? देखें, ये एक दौरा बहुत ज़रूरी था, बहुत ही अच्छा था, बर वक्त था, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वहाँ जाके बहुत ही अच्छे तरीके से और बताई, उनसे इंटरेक्शन किया, अपना नुक्ता नज़र बताया, फिर उनके सवाल जवाब दिए बड़े फ्रेंडली माहौल में, और बॉडी लैंग्वेज दोनों साइड की थी कि दे हैव लॉट ऑफ ट्रस्ट इन ईच अदर एंड दैट इज गोइंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन। खास तौर पे इसलिए कि उन्होंने ये कहा कि जी वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी का नहीं बल्कि तमाम सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप हमारी मदद करें। इसलिए याकूब, उनका जो एक स्टेटमेंट बहुत अहमियत का हामिल था, उन्होंने कहा कि सरहद पार कोई भी जो है कार्रवाई वो जहाद का हिस्सा नहीं होगी। तो आपको लगता है कि किसी हद तक उनको भी रियलाइजेशन आ रही है और वो नीचे अब मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं अफगान जो अथॉरिटीज़ हैं इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के, कि उनकी सरजमीन से सरहद पार जो अटैक्स जो भी मजहबी ग्रोह बज़ाहिर वो मज़हब के नाम पर करते हैं, लेकिन हम इससे इनकार करते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आपके ख्याल में बहुत अहमियत का हामिल है उनका ये बयान? कोई रियलाइजेशन अफगान अथॉरिटीज़ को हुई है? मुल्ला याकूब की भी है, फिर अखुंदजादा जो अमीर है उन्होंने भी स्टेटमेंट दी कि अक्रॉस द बॉर्डर इज नो जहाद, यू कैन नॉट डू। बट आई एक्सपेक्ट कि इतनी बात करने के बाद उनको चाहिए कि जी हम अपना एक आला वफद पाकिस्तान भेज रहे हैं
पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए, पाकिस्तान की ग्रीवेंसेस सुनने के लिए, ताकि हम मिल बैठ के, हम दो ब्रदर मुल्क हैं, हम किसी की बातों में नहीं आते, हम इसको ख़त्म करते हैं और हम आइंदा के लिए ये हमारे होंगे यहाँ के बात करें और हमारा डेलीगेशन इनवाइट करें, हमारा डेलीगेशन चले को बात करें, ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज लास्ट ऑप्शन जो पहले भी हमने बात की थी कि देखें हमें उनकी कमांड स्ट्रक्चर कहाँ पर है वो मालूम है, सही, हमें उनकी ट्रेनिंग कैंप्स का मालूम है, हमें उनके वेपन एम्यूनिशन का पता है, हम वी कैन गो फॉर सर्जिकल स्ट्राइक। आई वुड से कि हम जॉइंट ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन वी वांट कि पहले सारी ऑप्शन ट्राई कर लें, उसके बाद फिर किसी इंतहाई इकदाम की तरफ आगे बढ़ा जाए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम की क्लोजिंग से पहले एक अहम पेशरफ्त आपसे शेयर करना चाहूँगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इन दिनों अटक जेल में कैद हैं, इस वक्त हमारी मालूमात के मुताबिक वो वहाँ पर सख्त परेशानी और इज़्तिराब की कैफियत में है, उन्हें रात को नींद नहीं आती और उन्होंने जब अपने वकील से मुलाकात की तो उसे एक ही हिदायत दी कि कुछ भी करें उन्हें यहाँ से निकालें। इसका मतलब है कि जेल में कोई बहुत आइडियल जो है ना हालात उनके लिए नहीं है और इसका एहसास उन्हें भी है, इसीलिए वो वकला को इस किस्म की हिदायत दे रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।